मेरे दिमाग में यादों का सैलाब आ गया। मुझे अचानक याद आया कि 10 साल पहले एक गली में कुछ गुंडों ने एक बेचारी छोटी सी बच्ची को घेर रखा था। किसी हीरो की तरह किसी को बचाने का ऐसा मौका देखकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उनसे भिड़ गया था। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। हालांकि वह बच्ची उन गुंडों के चंगुल से बच निकली, पर उन्होंने मुझे बुरी तरह पीट दिया था। अचानक लेंग युएजियान की शांत आवाज ने मेरी यादों का सिलसिला तोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ दोबारा मुलाकात होगी। मैं ख्यालों से बाहर आया और लेंग युएजियान का दिया वो लॉकेट रख लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर बड़ी ही सच्ची मुस्कान दी। खैर, जो भी हो, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी मुस्कान देखकर लेंग युएजियान थोड़ी सकपका गई। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी और फिर कुछ फर्क न पड़ने का नाटक करते हुए उसने सिर उठाया। मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर इस एलीट स्कूल का सफर कैसा रहेगा। गु मोयान, मुझे निराश मत करना। यह कहकर लेंग युएजियन पलटी और वहाँ से चली गई। उसकी हाई हील्स की आवाज भी धीरे धीरे दूर होती गई और मैं वहाँ अकेला हवा के झोंकों के बीच खड़ा रह गया। मैं छत के किनारे तक गया, नीचे देखा और अपने हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। फिर रात के समय इस पूरे एलीट स्कूल को ऊपर से देखा और मन ही मन कसम खाई कि मैं यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाकर रहूंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि सब मुझे सम्मान से देखें। एक प्राइवेट विला में किसी ने छुपकर ची हांजो को एक पार्सल भेजा था। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था और उसने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में उसे खोला। उसमें गु मोयान की बारिश में भीगते हुए डिलीवरी करने और अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करने की ढेरों तस्वीरें थीं। तस्वीरें देखते हुए ची हांजो के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। लगता है इस गु खानदान के छोटे नवाब ने कई राज छुपा रखे हैं। अगले दिन दोपहर के समय मैंने दरवाजा खटखटाया और चारों बड़े रईस खानदानों के उस खास वीआईपी लाउंज में कदम रखा। इस इतने बड़े कमरे में सिर्फ ची हांजो अकेला सोफे पर बैठा था। मैं चलकर उसके सामने गया। ची हांजो ने बगल से वो तस्वीरें निकालकर फेंकी जिनमें मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और मुझसे कड़क आवाज में पूछा, जरा बताओगे कि ये सब क्या है? ची हांजो का ये तस्वीरें निकालना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी जिंदगी के इन पलों को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने पहले से ही अपना जवाब तैयार कर रखा था। मैं बस आम लोगों की जिंदगी का अनुभव ले रहा था। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि उन गरीबों को असल में चाहिए क्या, तब तक हम उन्हें पूरी तरह से अपने काबू में कैसे रख पाएंगे, है ना? ची हांजो ने थोड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों से ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार मुझ में कोई बात देखी हो। वो लाउंज के बार काउंटर के पीछे जाकर बैठ गया और फिर उसने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में बोला, बैठ जाओ, घबराओ मत। क्या पीना पसंद करोगे? ची हांजो को मेरी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। वो अभी भी मुझे परखने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी बिना पलक झपकाए सीधा ची हांजो की आंखों में देखा। नहीं, मेरी थोड़ी देर में क्लास है। तुमने आज मुझे यहाँ सिर्फ इस बेवकूफी भरी बात के लिए तो नहीं बुलाया था ना? अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। यह कहकर मैं पलटी और जाने ही वाली थी कि तभी की हांजो ने मुझे रोक दिया। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने अपने कदम रोक लिए और मन ही मन बहुत खुश हुई। मुझे पता चल गया था कि मैंने यह बाजी मार ली है। मैंने चेहरे की मुस्कान छिपाई और एकदम सख्त भाव ले आई। फिर पलटकर बार में बैठे की हांजो को देखा। क्या काम है? वो बड़े आराम से बिना किसी जल्दी के मेरी तरफ चलकर आया और बिना लिमिट वाला एक ब्लैक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। इस ब्लैक कार्ड को मेरी माफी समझकर रख लो। मेरी नजरों के ठीक सामने वो ब्लैक कार्ड था। मैंने पैसों के उस लालच को बहुत मुश्किल से दबाया और झूठा गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा, यंग मास्टर की, इस सब का क्या मतलब है? हमारे गु परिवार को तुम्हारे इन चंद पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वो जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प है। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। फिर उसने पहले से तैयार रखा हुआ एक इनविटेशन कार्ड मुझे दे दिया। आज रात एक कार रेसिंग का इवेंट है। क्या तुम्हारे अंदर वहाँ चलने की हिम्मत है? मैंने बिना कोई भाव दिखाए कि हांजो के हाथ से वो इनविटेशन ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि मैं ड्राइविंग में इतनी कच्ची हूँ कि मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट भी 3 बार में पास किया था, लेकिन मुझे पता था कि मैं मना नहीं कर सकती। यह इनविटेशन कार्ड अमीरों की उस हाई क्लास दुनिया में कदम रखने का मेरा पहला टिकट था। अगर मैंने इसे ठुकरा दिया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। रात के 10 बज रहे थे। मैं की हांजो की शानदार कार में बैठी थी। गाड़ी पहाड़ों के टेढ़े मेरे रास्तों से गुजर रही थी।
और मैं चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। रास्ते के दोनों तरफ इतनी गहरी खाइयां थीं कि उनका निचला सिरा भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी सी भी नजर हटी तो समझो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे और इंसान की मौत पक्की है। जल्द ही गाड़ी कार के दीवानों के अड्डे पर जाकर रुक गई। हांझू की गाड़ी के वहां पहुंचते ही वहां मौजूद हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो लोगों ने देखा कि बाहर निकलने वाला इंसान हांझू नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल ही अनजान सा चेहरा था। पल भर में हर कोई बड़ी हैरानी और उत्सुकता के साथ मेरी तरफ देखने लगा। ये कौन है और ये यंग मास्टर हांझू की गाड़ी से कैसे उतरा? वाह यार, ये तो हद से ज्यादा हैंडसम है। कसम से मैं तो इसे देखते ही लट्टू हो गई हूँ। बाकी लोगों की हैरानी से अलग ली शियाओ की तो जैसे आंखें ही फटी रह गईं। वो पूरी तरह से शौक में मुझे घूर रहा था। वो चलकर हांझू के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम दोनों एक साथ कैसे? और तो और तुम इसे यहाँ भी ले आए? हांझू के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं था। वो एकदम बेपरवाह दिखा। उसे जरा भी नहीं लगा कि मुझे इन अमीरजादों की महफिल में लाने में कोई बुराई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बड़ा मजेदार है? ली शियाओ ने देखा कि मैं वहाँ बीचों बीच अकेला खड़ा हूँ, एकदम शांत मगर एक शाही एटीट्यूड के साथ, जैसे कि कानों को सुन कर देने वाले इस रेसिंग ट्रैक से मेरा कोई लेना देना ही ना हो। उसने तुरंत अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई और बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये सच में बड़ा मजेदार होने वाला है। ली शियाओ ने एक बेहद हॉट फिगर वाली खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में भरा और मेरे सामने आकर बोला, यंग मास्टर गु, क्या बात है, आज तो आपने यहाँ कदम रख ही दिया। सुना है कि तुमने विदेशों में अनगिनत गोल्ड मेडल जीते हैं, तो क्या ख्याल है, आओ 2 राउंड रेस लगा लें। मैं कुछ पल के लिए एकदम खामोश रहा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अब इस मुसीबत से बचना नामुमकिन है। मैंने ली शियाओ के इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि मैं चुप रहकर उसे मना कर रहा हूँ। फिर उसने पास ही खड़ी एक गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरी बैकअप कार चला लेना, उसकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास है। ली शियाओ की उंगली के इशारे पर मैंने जैसे ही नजर घुमाई, एक अजीब सी सतरंगी बुगाटी मेरी आंखों के सामने चमकने लगी। उस रंग बिरंगी मोर जैसी सजी हुई रेसिंग कार को देखकर मैं अपनी झुंझलाहट रोक नहीं पाया। भले ही मुझे रेसिंग कारों के इंजन की ज्यादा समझ न हो, फिर भी साफ दिख रहा था कि ये खटारा कार किसी काम की नहीं है। ली शियाओ सार तौर पर जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो इस कार के जरिए मेरी असलियत परखना चाहता था। ली शियाओ ने अपनी बाहों में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को दूर हटाया और थोड़ा झुककर मुझे घूरते हुए बोला, अरे आजकल हर जगह छाए हुए हमारे गुरु साहब, कहीं तुम्हारी हवा तो नहीं निकल गई? ली शियाओ शोर मेरा मजाक उड़ाने लगा और आस पास खड़े सारे रईस लोग भी ठहाके मारकर हंसने लगे। जब मैं सोच में पड़ा था कि अब क्या करूं, तभी एक शानदार रेसिंग सूट पहने हुए लंग यू जियन रेस्ट रूम से बाहर निकली। उसने बीच में खड़े लिए शियाओ को किनारे धकेला और मेरे सामने आ खड़ी हुई। ये शियाओ, तुम्हें इस खटारे को यहाँ लाते हुए शर्म नहीं आई? इसे देखकर ही मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। ये मेरे और गुरु साहब के बीच की बात है, तुम्हें हमारे बीच में टांग अजाने का हक किसने दिया? उसने ली शियाओ की बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरी तरफ मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं भी गुरु साहब की ड्राइविंग का जलवा देखना चाहती हूँ, क्यों ना ऐसा करें, मैं तुम्हारी को ड्राइवर बन जाती हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। क्या हमारी यू जियन देवी वो इस अनजान से लड़के की को ड्राइवर बनेगी? लंग यू जियन, तुम ये क्या मजाक कर रही हो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लंग यू जियन ने लोगों की उन हैरान नजरों की कोई परवाह नहीं की और बिना कुछ कहे मुझे खींचकर ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। उसने खुद भी अपनी सीट बेल्ट बांध ली। मैंने मुड़कर उसे पूरी गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी कुछ ही दिन पहले बना है, मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने इस कार में पहले ही कुछ खास सेटिंग कर दी थी और फिर मुझ जैसी खूबसूरत को ड्राइवर भी तो तुम्हारे साथ है। लंग यू जियन की ऐसी खुद की तारीफ सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मेरी सारी घबराहट पल भर में गायब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली लंग यू जियन, यकीन नहीं होता इसमें इतना खुदगर्ज पहलू भी है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस एक गोली चलने की आवाज आई और अनगिनत रेसिंग कारें रॉकेट की तरह आगे बजा गईं। मैं भी उनके ठीक पीछे था। रेस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर चल रही थी। इस वक्त मुझे अपने पुराने दिनों का शुक्रिया अदा करना ही होगा।
जब मैं बिना लेट हुए खाना डिलीवर किया करता था। सबसे तेज रास्ता कैसे ढूंढना है, ये बात मेरी रग रग में बसी हुई है। और लेंग यू जियन भी एक कमाल की नेविगेटर है। मोड़ पर वो हमेशा मुझे सबसे सटीक कट लेने में मदद करती है। मेरे और लेंग यू जियन के इस शानदार तालमेल से हमने जल्दी ही बाकी गायों को पीछे छोड़ दिया और हम दूसरे नंबर पर आ गए। अब आखिरी मोड़ से हम सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। ये शाओ अभी भी बहुत आगे था। मैं चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ा लूं, उसे पार नहीं कर पा रहा था। तभी लेंग यू जियन की जोश से भरी आवाज आई, गुमो यान, मुझ पर भरोसा करो, एक्सेलरेटर को पूरा दबा दो, हम उसे मोड़ के बाहर से ओवरटेक करेंगे। मैंने नीचे उस गहरी खाई को देखा जिसका कोई अंत नहीं था। फिर मैंने लेंग यू जियन को देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। अचानक मेरे अंदर भी एक अजीब सी आग भड़क उठी। मेरे पूरे शरीर का खून खौलने लगा। मैंने पूरे जोश में चिल्लाकर कहा, ठीक है, कस के पकड़ लो, चलो चले। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सेलरेटर को नीचे तक दबा दिया। गाड़ी के इंजन से एक बर्दस्त दहाड़ निकली, जैसे इसके सारे पुर्जे टूटकर बिखर जाएंगे। पर मैं जरा भी नहीं हिचकिचाया। मैं सीधे आगे बढ़ गया। मोड़ पर ओवरटेक करते वक्त मैं सार महसूस कर सकता था कि गाड़ी का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा था। मैंने झटके से स्टीयरिंग को घुमाया और गाड़ी को वापस सही रास्ते पर खींच लिया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। लगा जैसे अगले ही पल मेरा दिल बाहर आ जाएगा। लेंग यू जियन ने भी आसमान फाड़ देने वाली चीख मारी। फिनिश लाइन का लाल रिबन टूट गया। मैंने लेशाओ को 0.01 सेकंड से पीछे छोड़कर पहला मुकाम हासिल किया। पल भर में पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं सच में 4 बड़े रईस घरानों के वारिस ली शाओ को हरा दिया। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे एक लंबी सांस ली, आस पास हो रही लोगों की जोरदार चर्चाएं सुनकर। तब जाकर मुझे अंदर ही अंदर डर का एहसास हुआ। लेंग यूचियन ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। तुम कितने कमाल के हो, मैंने सच में तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। यह कहकर लेंग यूचियन मुड़ी और गाड़ी से नीचे उतर गई। अपने दिल की धड़कनें शांत करने के बाद मैंने भी दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ले शियाओ थोड़ी झिझक के साथ मेरी तरफ आया। ये वाला राउंड नहीं गिना जाएगा। आखिरकार तुमने विदेश में गोल्ड मेडल जो जीता है, अगली बार हम कुछ और खेलेंगे और तब मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। भले ही ले शियाओ ने जबान से अपनी हार नहीं मानी थी, लेकिन मन ही मन उसने मुझे गू खानदान के छोटे मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया था। मेरा यह खतरनाक दांव बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। ची हांझो भी हमारी तरफ चला आ रहा था। बुरा नहीं है, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। अब मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि तुम फ्रेशर्स पार्टी में क्या कमाल दिखाते हो। रेस खत्म हो चुकी थी। एक पल पहले जहां रेस ट्रैक पर लोगों की भारी भीड़ और शोरगुल था, अगले ही पल वहां से भीड़ छंट गई। इतने बड़े मैदान में अब एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। इस एक रात में मेरी पहचान सिर्फ एक रहस्यमयी गू खानदान के वारिस की नहीं बनी थी, बल्कि मैं लोगों की नजरों में एक ऐसा खतरनाक इंसान बन गया था जिसे भूलना नामुमकिन था। इसके बाद से कई अमीर और रईस परिवारों को उस रात की घटना के बारे में पता चल गया और मेरे प्रति उनका रवैया और भी ज्यादा इज्जतदार हो गया। मैंने उन रईसों के भरोसे का फायदा उठाया और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। मुझे खुश करने के चक्कर में उन्होंने मेरे बिजनेस में पानी की तरह पैसा बहाया और मैंने भी छप्पर फाड़ के कमाई की। अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि रईस होने का नाटक करते करते मेरी जेबें खाली हो जाएंगी। वक्त तेजी से बीता और फ्रेशर्स पार्टी का दिन आ गया और अमीरों के इस खेल का यह आखिरी दिन था। इन बीते कुछ दिनों में मैंने जो भी पैसा कमाया था, उससे मैंने अपने लिए एक बेहद शानदार सूट सिलवाया। मेरे हाथ में लेंग यूचियन का दिया हुआ वह जेड पेंडेंट था जिस पर गू खानदान का निशान बना था और मैं बिना किसी रोक टोक के पार्टी हॉल में दाखिल हो गया। उन आलीशान कपड़ों में मेरी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। मेरी एंट्री होते ही पल भर में सबका ध्यान मेरी तरफ खिंच गया। मुझे देखते ही तांग तांग दौड़ती हुई मेरे पास आई। गू मोयान, तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें एक राज्य की बात बताऊं? आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं एकदम हैरान था। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस सरप्राइज की बात कर रही है। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा और तांग तांग मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक किनारे ले जाकर बैठ गई। धीरे धीरे आस पास का शोर भी शांत हो गया। अचानक एक शानदार ड्रेस पहने हुए होस्ट स्टेज पर आया। आज रात हम एक लेजेंड को बनते हुए देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी से आया कोई मामूली इंसान है, तो कुछ का मानना है कि वो किसी बहुत बड़े छुपे हुए खानदान का रईस वारिस है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गू मोयान का, जो स्टेज पर आकर कुछ कहेंगे।
मेरा तो जैसे मुंह ही खुला रह गया। मैंने मुड़कर तांग तांग की तरफ देखा, जो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? तांग तांग को मेरी परेशानी का कोई अंदाजा ही नहीं था। अरे, यही तो वो खास सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था। कैसा लगा? पसंद आया ना? मेरी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए उसने मुझे जबरदस्ती स्टेज की तरफ धकेल दिया। उसकी उम्मीद भरी नजरों को देखकर हार मानकर मैं भारी कदमों से माइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, अचानक ऊपर की सारी लाइटें बुझ गईं और मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक कई तस्वीरें आने लगीं। वो तस्वीरें मेरी थीं जब मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। ये देखते ही नीचे बैठी भीड़ में हंगामा मच गया। क्या ये गू मोयान है? ये तो किसी बड़े खानदान का वारिस था ना? तो फिर ये खाना क्यों डिलीवर कर रहा है? अरे, ये तो सच में गू मोयान ही है। तभी मुझसे जलने वाला जेंग रुई कूदकर आगे आ गया। उसके हाथ में ढेर सारी तस्वीरों का बंडल था, जिसे उसने जोर से हवा में उछाल दिया। वो सारी तस्वीरें हवा में उड़ती हुई नीचे गिरने लगीं। लोगों ने जल्दी जल्दी जमीन से उन तस्वीरों को उठाया और एक एक करके उन्हें हैरानी से देखने लगे। मेरी नजरों के सामने बस मेरी पुरानी पार्ट टाइम जॉब्स की तस्वीरें थीं। झेंग रुई ने मुझे देखकर एक बड़ी ही शातिर मुस्कान दी। तो ये सब इसका किया धरा था। झेंग रुई उस पुराने जूतों वाले मामले को लेकर मन ही मन मुझसे नफरत पाले बैठा था। उसने छुपकर किसी से मेरी असली पहचान का पता लगवाया और इत्तेफाक से उसे मेरी पार्ट टाइम जॉब्स वाली तस्वीरें मिल गईं। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसका प्लान फेल न हो जाए, इसलिए उसने चुपचाप बिना नाम बताए वो तस्वीरें चिहांजो को भेज दी। उसने सोचा था कि वो बहुत जल्द गू मोयान को इस बड़े स्कूल से धक्के मारकर निकाले जाने का तमाशा देखेगा। लेकिन किसने सोचा था गू मोयान की बेइज्जती होना तो दूर की बात, उल्टा वो तो सबकी नजरों में छा गया। झेंग रुई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसे पता चला कि तांग तांग ने गू मोयान को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है, तो उसने चुपके से वो तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर चला दी, ताकि सब लोगों को गू मोयान की असली औकात पता चल जाए। जैसे ही झेंग रुई को लगा कि मेरा खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, चारों बड़े अमीर खानदानों के वारिसों ने एक एक करके मेरे हक में गवाही दे दी। क्या पता तुमने गू मोयान से जलकर ये सब झूठ मूठ ना बनाया हो। तुम्हारी औकात ही क्या है जो हमारे सामने इस तरह बकवास कर रहे हो? नए स्टूडेंट्स की पार्टी में ऐसी घटिया हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। पास खड़े गार्ड्स ने गालियां बकते हुए झेंग रुई को घसीटा और उसे उठाकर पार्टी हॉल के बाहर फेंक दिया। सब लोगों ने जब देखा कि शहर के 4 सबसे रईस लोग मेरी तरफदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बिना सोचे समझे इस बात पर यकीन कर लिया कि ये सब बस झेंग रुई की जलन का ही नतीजा था। उस एक पल में मुझे अचानक समझ आ गया कि चाहे आपके पास कितने भी पक्के सबूत क्यों ना हो, इन अमीर खानदान वालों के सिर्फ 2 शब्दों के आगे वो सब फीके पड़ जाते हैं। मैं हॉल से बाहर निकला और देखा कि दरवाजे पर वो चारों मेरा ही इंतजार कर रहे थे। चिहांजो ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। गू मोयान, मैं तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होने का बुलावा देता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रात के ठीक 12 बज चुके थे। तभी अजीब से वक्त पर मेरे फोन में एक मैसेज की टोन बजी। मैंने अपना फोन चेक किया। मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके थे। मेरे चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ गई। मैंने अपना सिर फख्र से ऊंचा किया और उन चारों रईस वारिसों की तरफ पूरे रुतबे से चल पड़ा। यह पल कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि मेरा पुनर्जन्म है।